हाय दोस्तों, मौर्य वंश के बारे में बता रहे थे। तीसरा वीडियो है लगभग। मौर्य वंश में दोस्तों कमिश्नर के पद को क्या कहा जाता था। कमिश्नर के पद को क्या कहा जाता था दोस्तों। मौर्य वंश का ये तीसरा वीडियो है, दो वीडियो में नहीं खत्म होता। मौर्य वंश में तो कमिश्नर के पद को क्या कहा जाता था। प्रवेष्टि कहा जाता था दोस्तों। कमिश्नर के पद को क्या कहा जाता था, प्रवेष्टि कहा जाता था। और जो कोतवाल का जो पद था उसको पौर कहा जाता था। पौर कैसे कहा जाता था दोस्तों, पौर। दोस्तों जो मौर्य वंश में कोतवाल का जो पद था उसे पौर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोतवाल के पद को क्या कहा जाता था, पौर कहा जाता था। दोस्तों मौर्य वंश में कोतवाल के पद को पौर कहा जाता था। और दोस्तों उद्योग और कारखाना का जो मालिक होता था उस पद को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उद्योग और कारखाना वाला जो पद होता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसे कर्मांतिक कहा जाता। क्या कहा जाता था, कर्मांगतिक। ये कर्मांतिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कर्मांतिक होगा। हाँ, कर्मांतिक कहा जाता था। उद्योग और कारखाना वाला जो पद था उसे कर्मांतिक कहा जाता था दोस्तों। और आपको बताया कि जो न्यायाधीश का पद था उसे व्यवहारिक कहा जाता था। जो न्यायाधीश का जो पद होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता है। व्यवहारिक कहा जाता था न्यायाधीश के पद को। तो ये कुछ पद थे दोस्तों मौर्य वंश में। और मौर्य वंश में जो कर थी दोस्तों, जो मौर्य वंश में कर था, टैक्स था। मौर्य वंश में दोस्तों जो टैक्स था उसे क्या कहा जाता था, तो मौर्य वंश में जो टैक्स होता था वो 1/6 था। 1/6 वह मौर्य वंश में जो टैक्स होता था 1/6 होता था। लेकिन दोस्तों जो लुम्बिनी का जो टैक्स होता था, लुम्बिनी प्रांत का टैक्स कम था दोस्तों। कितना था, 1/8 था। क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है दोस्तों। लुम्बिनी में जो स्तंभलेख है वो रूमनदेही का स्तंभलेख है, उसमें वहाँ पर दोस्तों टैक्स 1/8 था। क्यों था, क्योंकि वह महात्मा बुद्ध का वहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी में। इस वजह से अशोक ने बुद्ध बौद्ध धर्म को भी मानता था। और अशोक ने यहाँ पर टैक्स कितना लगाया था, 1/8 लगाया था। कहाँ पर, लुम्बिनी में दोस्तों। अब दोस्तों ये हो गया। अब अशोक के 7 स्तंभलेखों के और 14 शिलालेखों के बारे में चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे वीडियो समाप्त हो जाएगी लगभग दोस्तों। और मौर्य वंश का दोस्तों, मौर्य वंश में जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। मौर्य वंश का दोस्तों जो अंतिम शासक था वो कौन था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। कौन था, बृहदत्त था दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या कौन किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया। दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और किस वंश की स्थापना किया था, तो शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है। और ये बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था दोस्तों। वायु पुराण में मौर्य वंश में 9 शासक हुए। किसमें दोस्तों, वायु पुराण में दोस्तों मौर्य वंश में 9 शासक हुए। कितने, 9 शासक हुए। वायु पुराण में 9 शासक हुए। और दोस्तों वेदों में कितने हुए, वायु पुराण में 9 शासक हुए। और क्या दोस्तों, वेदों में कितने हुए, वेदों से ज्ञात होता है कि वह मौर्य काल में 10 शासक हुए। 10 शासक हुए। वायु पुराण से ज्ञात होता है कि मौर्य वंश में 9 शासक हुए। और वेदों से ज्ञात होता है कि मौर्य वंश में 10 शासक हुए। दोस्तों जो ये
जो अभिलेखों की जो भाषा थी क्या थी दोस्तों, अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की जो मौर्य वंश में दोस्तों अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। मौर्य वंश में अभिलेखों की जो भाषा होती थी वो प्राकृत भाषा होती थी। लेकिन दोस्तों जब यही मौर्य वंश के बाद में मौर्य वंश के बाद दोस्तों मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे तो मौर्य वंश अशोक के बाद जो मौर्य वंश था वो छोटे छोटे प्रांतों में बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है? क्योंकि मौर्य वंश में केंद्रीय शक्ति की कमी आ जाने के कारण मौर्य वंश छोटे छोटे राज्यों में बिखर जाता है। आप लोग सुने होंगे कि मौर्य वंश से पहले दोस्तों आपको पढ़ाएंगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में दोस्तों आप लोग सुनेंगे जब सातवाहन वंश में क्या होता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मौर्य वंश में दोस्तों जो राजा होते थे वो ब्राह्मणों को भूमि देने की दान प्रथा शुरू हो जाती है। मौर्य वंश देख लीजिएगा, सातवाहन वंश ने दोस्तों एक मौर्य वंश से पहले दोस्तों एक वंश पढ़ाएंगे आप लोग को, सातवाहन वंश। कौन सा वंश था? सातवाहन वंश दोस्तों। और सातवाहन वंश में दोस्तों शीशे के सिक्के चलते थे। किसके? शीशे के सिक्के। मौर्य वंश में दोस्तों शीशे का सिक्का चलता था, शीशे का सिक्का। थोड़ा हिंदी में लूज है दोस्तों, तो शीशे का सिक्का चलता था किसमें? सातवाहन वंश में। और सातवाहन वंश ने ही दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी। कौन? सातवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था। दोस्तों सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरू किया था। और यहीं से दोस्तों क्या होता है, सातवाहन वंश से ही ब्राह्मणों के पास अधिक मात्रा में बहुत दूर दूर तक कोई बीघा प्लाट दोस्तों क्या होता है कि ब्राह्मणों के पास भूमि बढ़ जाती है और वह एक जमींदार के रूप में विकसित हो जाते हैं। जो ब्राह्मण थे वह एक जमींदार के रूप में विकसित हो जाते हैं। और यहीं से ये कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा का यहीं से शुरुआत हो जाता है। कहाँ से? सातवाहन वंश से। सातवाहन वंश से धीरे धीरे जमींदारी प्रथा का शुरुआत हो जाता है और यहीं से एक मौर्य वंश का जो पतन का कारण था यही जमींदारी प्रथा थी। क्योंकि छोटे छोटे क्या होता है, ब्राह्मणों के पास इतनी अधिक भूमि हो जाती है कि अपने भूमि में दोस्तों वो एक जमींदार की तरह कार्य करवाने लगते हैं और वहाँ से टैक्स वसूल कर कुछ अपने लेते थे और कुछ राजा को देते थे। लेकिन जब उनके पास धन अधिक हो गया तो दो जमींदार मिल करके एक अपने प्रांत का निर्माण करते थे, अपने प्रांत का निर्माण करने लगे और ये मौर्य वंश का विघटन शुरू हो गया। तो मौर्य वंश के विघटन का जो प्रमुख कारण था वह एक था जमींदारी प्रथा। और जमींदारी प्रथा कहाँ से उत्पन्न हुई थी? तो सातवाहन वंश से उत्पन्न हुई। जैसे सांप को दूध पिलाया जाता है ना, तो यहीं पर सांप को दूध पिलाना शुरू हो गया था दोस्तों। और वह सांप इतना विशाल हो गया कि मौर्य वंश का विघटन कर दिया। और मौर्य वंश में धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति की कमी होने लगी, क्योंकि जमींदार लोग आधा टैक्स अपने पास रखते थे और आधा टैक्स देते थे केवल। तो ठीक है, अब ये तो बात करते हैं 10 शासक हुए दोस्तों। अब उसके बाद मौर्य वंश में अशोक के शिलालेखों के बारे में, स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेखों के बारे में बात करेंगे। अशोक के 7 दोस्तों स्तंभ लेख का या शिलालेख क्या था? तो पत्थरों पर लिखी हुई लिपि को स्तंभ लेख या शिलालेख कहते हैं। ये पत्थरों पर लिखी हुई थी। ये स्तंभ लेख हो या शिलालेख हो, या पत्थरों पर लिखी हुई चीज थी। जो पत्थरों पर लिखी हुई लिपि थी या बनाई हुई आकृति थी दोस्तों। शिलालेख किसके? अशोक के। स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी दोस्तों और शिलालेखों की संख्या 14 थी। ठीक है, कभी कभी संख्या भी पूछ देता है कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? 7 थी। शिलालेखों की संख्या कितनी थी? 14 थी दोस्तों। ठीक, क्लियर यहाँ पर।
अब दोस्तों स्तंभ लेखों की संख्या के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, वीडियो बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो स्तंभ लेखों की संख्या बात कर रहे हैं दोस्तों। अशोक का जो पहला स्तंभ लेख था कौन था? प्रयाग स्तंभ लेख। दोस्तों अशोक का जो प्रयाग स्तंभ लेख था इसे अकबर ने दोस्तों, अकबर ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, अकबर ने दोस्तों कौन? अकबर ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था। दोस्तों जो अशोक का पहला स्तंभ लेख था, दोस्तों का जो पहला प्रयाग स्तंभ लेख था वो अकबर ने उत्तर प्रदेश, पहले तो यह उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था। प्रयाग जो स्तंभ लेख था उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था, लेकिन जब अशोक का काल आता है तो अशोक ने इसे कौशाम्बी से उठा करके इलाहाबाद के किले में स्थापित कर दिया। अशोक ने दोस्तों क्या किया? इलाहाबाद के किले में स्थित कर दिया। इसे कहाँ स्थित किया दोस्तों? इलाहाबाद के किले में स्थित कर दिया, ठीक है, बना है। इलाहाबाद के किले में स्थित कर दिया। ये पहला अशोक है, पहला अशोक का स्तंभ लेख था। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा था दोस्तों दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख। दिल्ली चोपड़ा और दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ। दोस्तों जो ये दिल्ली मेरठ दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख था ये पहले चोपड़ा में स्थित था। कहाँ स्थित था? ये पहले दोस्तों दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख था। ये दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख पहले चोपड़ा में स्थित था। इसे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ये कहाँ पर स्थापित करवा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में। कौन? फिरोज शाह तुगलक। ऐसा नहीं बता रहे हैं। हाँ देखिए, दूसरा स्तंभ लेख था, ये तीसरा हो गया, ठीक। जो दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख था इतना जल्दी नहीं याद होता है, ये सब प्रैक्टिस का खेल है। आप भी प्रैक्टिस करेंगे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये जो आराम से बना रहे हैं वीडियो, कहाँ घबरा रहे हैं। जो दिल्ली चोपड़ा स्तंभ लेख था ये दोस्तों ये पहले चोपड़ा में स्थित था, और दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख था ये पहले मेरठ में स्थित था। इतनी पढ़ाई आसान होती तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। ये पहले कहाँ स्थित था? मेरठ में स्थित था, लेकिन इसे फिरोज शाह तुगलक ने, कौन दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ स्थापित करवा दिया दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ये दोनों स्तंभ लेखों को, तीन स्तंभ लेख हो गए। चौथा स्तंभ लेख है रामपुरवा स्तंभ लेख। चौथा कौन सा स्तंभ लेख है दोस्तों? रामपुरवा स्तंभ लेख। ये कहाँ है दोस्तों? रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? ये बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ है? बिहार के चंपारण में। लौरिया स्तंभ लेख है एक दोस्तों का। क्या है दोस्तों? पांचवा क्या है? लौरिया ओरेराज स्तंभ लेख। चौथा क्या है? तो पांचवा क्या है? लौरिया ओरेराज स्तंभ लेख है दोस्तों। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह भी बिहार के चंपारण में स्थित है। और एक और है दोस्तों छठवां स्तंभ लेख। कौन सा है? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख ये कहाँ है दोस्तों? बिहार के चंपारण में। यह भी तीन स्तंभ लेख हैं दोस्तों, वर्तमान में है। ये लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख
इसमें दोस्तों मयूर की आकृति है। इस स्तंभ लेख पर मयूर की आकृति है, मयूर की दोस्तों इस लौरिया स्तंभ लेख में मयूर की आकृति बनी हुई है। देख लीजिए दोस्तों, पहला कौन सा है, प्रयाग स्तंभ लेख। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा कौन सा है, दिल्ली टोपरा। तीसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख। पांचवा है लौरिया स्तंभ लेख। छठवां है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। पाला का ये तो पाला अकबर के याद कीजिए, अकबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे अकबर ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित था, इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दो स्तंभ लेख को याद कीजिए, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, ये कॉमन है। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में स्थापित करवाया था। रामपुरवा बिहार चंपारण, लौरिया बिहार चंपारण, लौरिया नंदनगढ़ बिहार चंपारण। सातवां था दोस्तों, सातवां दिखाई दे रहा है नीचे, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ सातवां लिख दे दोस्तों। सातवां जो स्तंभ लेख था, सातवां जो स्तंभ लेख था दोस्तों, कौन सा था, रुमनदेही का स्तंभ लेख। सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमनदेही का स्तंभ लेख। हिंदी में शुद्धि हो सकती है दोस्तों, तो देख लीजिएगा, वो तो ऑप्शन में ट्रिक करना है, क्या दिक्कत है। रुमनदेही स्तंभ लेख सातवां था। अब दोस्तों ये 7 स्तंभ लेख थे, थोड़ा सा इसको मिटा दें। 7 स्तंभ लेख थे दोस्तों। 14 शिलालेखों के बारे में बात कर लेते हैं, 14 शिलालेखों के बारे में, तो थोड़ा सा इसको मिटा देगा। फिरोज तुगलक, ठीक है, पहला दूसरा, फिर ठीक है ना, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह पहला जो शिलालेख था दोस्तों, ये ऐसे नहीं लिखेगा, ऐसे नहीं, वो रोमन भाषा में ऐसे लिखा जाएगा। पहला इसको कहेंगे, दूसरा इसे कहेंगे, तीसरा इसे कहेंगे, ठीक है ना, ये सातवां छठवां इसे कहेंगे, ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों। सातवां इसे कहेंगे। चलिए ऐसे ही लिख दें, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहें कहाँ बताएं गुरुजी। पहला स्तंभ लेख, ठीक है, पहला स्तंभ लेख में दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों, अशोक के पहला स्तंभ लेख में क्या वर्णित है, क्या उल्लेखित है, उसके बारे में बता रहे हैं। ये पत्थरों पर लिखी हुई कुछ आकृतियां हैं, कुछ लिपियां हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा हो रही है दोस्तों। तो पहला जो शिलालेख था उसमें लिखा है पशु बलि की निंदा के बारे में बताया गया है। पशु बलि की निंदा, पहला शिलालेख में दोस्तों, अशोक के पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा क्या होता है, जब जो जातियां होती थी पहले वो पशुओं की बलि चढ़ाती थी, इसलिए अशोक ने अपने शिलालेखों में उद्देश्य स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया कि पशु बलि की निंदा है, पशु बलि के पशुओं का वध न किया जाए, उसके निंदा के बारे में चर्चा किया गया है। पशु बलि की निंदा पहला शिलालेख में। दूसरा में किसका वर्णन किया गया, दूसरा में पशु प्लस मनुष्य के, पशु प्लस मनुष्य के चिकित्सा के बारे में बताया गया है। पशु प्लस मनुष्य के चिकित्सा के बारे में बताया गया है दूसरा शिलालेख में दोस्तों। तीसरा शिलालेख में क्या बताया गया है, अशोक के तीसरा शिलालेख में क्या बताया गया है दोस्तों, अशोक के तीसरा शिलालेख में क्या है, प्रत्येक 5 वर्ष में अशोक के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो मौर्य वंश में जो प्रांत हैं उसमें जो अशोक के उच्च अधिकारी थे वो 5 वर्ष में पूरे प्रांतों का निरीक्षण करेंगे कि कैसी शासन व्यवस्था चल रही है प्रत्येक 5 वर्षों में। ये क्या है, 5 वर्षों पर न्याय प्रत्येक 5 वर्षों पर न्यायाधीशों द्वारा कह सकते हैं, उत्तराधिकारियों द्वारा, न्यायाधीशों द्वारा
प्रांतों का निरीक्षण, यह उत्तराधिकारी में न्यायाधीश मत लिखिए, उच्च अधिकारियों द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर उच्च अधिकारियों द्वारा, ठीक है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर उच्च अधिकारियों द्वारा प्रांतों का निरीक्षण, ठीक है ना, टाइम लगेगा। दूसरा में क्या है, 5 वर्षों पर अधिकारियों द्वारा प्रांतों का निरीक्षण। चौथा में क्या वर्णित किया गया दोस्तों, चौथे में क्या वर्णित किया गया है, तो चौथे में धम्म घोष के स्थान पर भेरी घोष। भेरी घोष के स्थान पर भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष का वर्णन किया गया है 5वें में दोस्तों। ये चौथे में, 5वें में क्या वर्णन किया गया दोस्तों, 5वें में किसका वर्णन किया गया दोस्तों, धर्म महामंत्रों का उल्लेख किया गया है। धर्म महामंत्रों का वर्णन 5वें में किया गया है दोस्तों। 6वें में किसका वर्णन किया गया है, 6वें में किसका वर्णन किया गया बताइए तो, 6वें में आत्मा नियंत्रण के बारे में उल्लेखित किया गया है। 6वें में दोस्तों आत्मा नियंत्रण के बारे में उल्लेखित किया गया है दोस्तों 6वें में। 7वें में दोस्तों, 7वें और 8वें में दोस्तों तीर्थ यात्राओं का उल्लेखन किया गया है। तीर्थ यात्राओं का उल्लेखन कहाँ किया गया दोस्तों, 7वें और 8वें में तीर्थ यात्राओं का उल्लेखन किया गया है। ओहो नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ पर 7वें 8वें में दोस्तों तीर्थ यात्राओं का उल्लेखन कहाँ किया गया दोस्तों, 7वें 8वें में तीर्थ यात्राओं का। 9वें में दोस्तों सच्चे भेंट का उल्लेख किया गया है। सच्चे भेंट का उल्लेख 9वें में दोस्तों सच्चे भेंट का उल्लेखन किया गया है। और 10वें में दोस्तों जो राजा था दोस्तों, राजा प्लस उच्च अधिकारी, दोस्तों राजा प्लस 10वें शिलालेख में क्या वर्णित है दोस्तों, तो राजा और उच्च अधिकारियों द्वारा प्रजा के हितों के बारे में जानकारी दिया गया कि आदेश की अशोक के द्वारा ये 10वें शिलालेख में कहा गया है कि जो राजा और उच्च अधिकारी होंगे वह प्रजा के हितों के बारे में सुनेंगे, हितों के बारे में देखेंगे। उच्च अधिकारी प्रजा के हितों के बारे में, राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हितों के बारे में जानकारी, मतलब कि प्रजा के हितों के बारे में सोचेंगे। 10वें में। 11वें में दोस्तों क्या है, 11वें में धम्म का उल्लेख किया गया है। धम्म का उल्लेख किया गया है दोस्तों 11वें में। 12वें में दोस्तों स्त्री, 12वें में दोस्तों स्त्री महामंत्रों का उल्लेख किया गया है। और 13वें में दोस्तों 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। क्या का दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों, कलिंग युद्ध का वर्णन है। 13वें में दोस्तों किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वें में दोस्तों 14वें धार्मिक, दोस्तों 14वें में धार्मिक नियंत्रणों के बारे में उल्लेखित है दोस्तों। तो ये अशोक के शिलालेख थे और 7 स्तंभ लेख थे दोस्तों। अशोक
एक बहुत देवताओं का प्रिय कहा जाने वाला एक राजा था दोस्तों अशोक मौर्य वंश में। दोस्तों मौर्य वंश के बाद अब इसका क्या विघटन होगा, क्यों कि जब अशोक की मृत्यु होगी दोस्तों तो छोटे छोटे राजवंशों में मौर्य वंश बिखर जाएगा दोस्तों, मौर्य वंश बिखर जाएगा और छोटे छोटे नए नए वंशों का उदय होगा। उन नए नए वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पुष्यमोती शुंग वंश की स्थापना होगा दोस्तों, और भी वो राजाओं का उदय होगा, तो उन छोटे छोटे राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक फिर विस्तृत साम्राज्य क्या उदय होगा, वो गुप्त वंश का उदय होगा दोस्तों। जैसे मौर्य वंश एक विस्तृत साम्राज्य ये मौर्य वंश का उदय हुआ था, उसी तरह पूरे भारत वाला भाग गुप्त वंश का उदय होगा। कौन सा वंश का? कुछ समय बाद होगा, गुप्त वंश का उदय होगा, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इंडो यूनानियन शासकों का आक्रमण हुआ है दोस्तों, इसी में इंडो यूनानियन शासकों का आक्रमण होगा, वही शकों का आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे, हुड़ों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो चलते हैं, वीडियो यहीं तो लास्ट वीडियो था दोस्तों। थैंक यू, बताइए कैसा वीडियो था।